हमारी दुनिया ना कई ऐसी अनदेखी मशीनों पर चलती है जिनके बारे में हमें शायद पता भी नहीं होता। तो आज हम ऐसी ही एक बहुत जरूरी मशीन, कंट्रोल वॉल्व के रहस्यों से पर्दा उठाएंगे। जरा सोचिए, आखिरी बार आपने नल कब खोला था, या शायद हीटर का टेम्परेचर सेट किया हो। वो जो इतना साधारण सा काम लगता है ना, उसमें भी असल में आप एक वॉल्व को ही तो कंट्रोल कर रहे थे, पानी के फ्लो को या गर्मी के फ्लो को अपनी जरूरत के हिसाब से बदलने के लिए। ठीक है, ये तो हुई छोटी मोटी घर की बात। पर जरा सोचिए, जब किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री या पावर प्लांट में लिक्विड या गैस के फ्लो को कंट्रोल करना हो, जहां प्रेशर और टेम्परेचर दोनों ही बहुत ज्यादा होते हैं, तब ये काम भला कैसे होता होगा? तो इसका जवाब है कंट्रोल वाल्व। ये किसी भी ऑटोमेटिक सिस्टम का वो फाइनल और सबसे जरूरी हिस्सा है जो सीधा सीधा फ्लो को कंट्रोल करता है। मतलब अगर एकदम आसान भाषा में कहें तो ये वो हाथ है जो आखिर में जाकर नल को खोलता है या बंद करता है। आप इसे सिस्टम का मसल भी कह सकते हैं, जो दिमाग से मिले सिग्नल पर ही काम करता है। टेक्निकली इसे फाइनल कंट्रोल एलिमेंट कहते हैं। अब ये सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, पर सोचिए, यह सिस्टम का वो जादुई हिस्सा है जो एक इनविजिबल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल को एक असली फिजिकल एक्शन में बदल देता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा दिमाग हमारे हाथ को इशारा देता है। इसके बिना पूरा का पूरा ऑटोमेशन सिस्टम बस बेजान है। तो फिर चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं, इस डिवाइस के अंदर झांक कर देखते हैं और इसके मेन पार्ट्स को समझते हैं। देखिए, अगर एक कंट्रोल वाल्व को खोलकर देखा जाए तो मोटे तौर पर इसमें दो मेन हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा है एक्चुएटर। इसको वाल्व का दिमाग और ताकत दोनों मान लीजिए। यही सिग्नल को समझकर उसे एक्शन में बदलता है। और दूसरा हिस्सा है वाल्व बॉडी। ये वो पार्ट है जो असल पाइपलाइन से जुड़ा होता है। सारा एक्शन ना यहीं पर होता है, जहां लिक्विड के फ्लो को सच में रोका या जाने दिया जाता है। चलिए एक लेवल और अंदर चलते हैं। अब ये जो वाल्व्स है ना, इनके काम करने के दो बेसिक तरीके होते हैं और इसी बेसिस पर इन्हें बांटा जाता है। एक होता है स्लाइडिंग स्टेम। इसमें वॉल्व का जो अंदरूनी हिस्सा होता है, जिसे स्टेम कहते हैं, वो ऊपर नीचे एक सीधी लाइन में चलता है। और दूसरा होता है रोटरी स्टेम। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, इसमें स्टेम अपनी जगह पर घूमता है, मतलब रोटेट करता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं पहली कैटेगरी की, यानी स्लाइडर्स की। तो जैसा हमने बात की, ये वाले वॉल्व्स फ्लो को कंट्रोल करने के लिए सीधी ऊपर नीचे की मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल एक पिस्टन की तरह। इसका सबसे आम वॉल्व्स में ना एक बहुत इंटरेस्टिंग इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ देखने को मिलता है। जो सिंगल पोर्टेड डिजाइन होते हैं, उनमें एक प्लग और एक सीट होती है। इससे सील तो बहुत मजबूत बनती है, पर इसे खोलने में ताकत ज्यादा लगती है। दूसरी तरफ डबल पोर्टेड डिजाइन में दो प्लग और दो सीटें होती हैं। ये प्रेशर को बैलेंस कर देती हैं, तो इसे हिलाना आसान हो जाता है। पर इसमें एक दिक्कत है, दोनों सीटों पर एक साथ परफेक्ट सील बनाना लगभग नामुमकिन होता है। ठीक है, तो ये तो थे स्लाइडर्स। अब बारी है रोटेटर्स की। अब ये जो वाल्व हैं, ये सीधी मूवमेंट के बजाय घूमने वाली मूवमेंट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हम दरवाजे का हैंडल घुमाते हैं। इनमें कुछ आम टाइप हैं, जैसे कि बॉल वॉल्व। इसमें एक गेंद घूमकर रास्ता खोलती या बंद करती है। फिर आता है बटरफ्लाई वॉल्व, जो एक डिस्क का इस्तेमाल करता है, समझ लीजिए जैसे कोई सिक्का घुमा रहा हो। और फिर है डैम्पर। ये तो एयर कंडीशनिंग में काफी देखा होगा, जो वेनेशियन ब्लाइंड्स की तरह काम करता है। चलिए, अब आखिर में दो ऐसी बहुत जरूरी लेकिन अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली चीजों पर बात करते हैं। ये वो चीजें हैं जो किसी भी वॉल्व को कामयाब या नाकामयाब बना सकती हैं। पहली चीज है वाल्व पैकिंग। अब ये एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन इसकी अहमियत अविश्वसनीय है। सोचिए, इसके बिना हर वाल्व एक खतरनाक लीकेज पॉइंट बन सकता है, खासकर तब जब बात जहरीले केमिकल्स या हाई प्रेशर स्टीम की हो रही हो। और हाँ, यहां भी एक इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ है, जैसे टेफ्लॉन पैकिंग। इसमें फ्रिक्शन बहुत कम होता है और ये कई केमिकल्स को झेल जाती है, लेकिन ज्यादा टेम्परेचर नहीं सह सकती। वहीं दूसरी तरफ है ग्रेफाइट पैकिंग, जो बहुत ज्यादा तापमान सह सकती है, पर यह स्टीम पर फ्रिक्शन ज्यादा पैदा करती है। तो सही मटेरियल चुनना यहां बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। लेकिन एक मिनट, वॉल्व सिर्फ खुलते और बंद नहीं होते। पता है, हर वॉल्व का अपना एक अलग अंदाज होता है, एक अलग